तुम्हारा। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि सिन्हा कानूनी सलाह के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कोरोना काल में कोरोना का बच्चों पर दुष्प्रभाव एवं निवारण। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता ऐश्वर्या रीति जी और साथ में है स्कूल की प्रधानाचार्य एवं समाज सेवी भावना गुप्ता मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। भावना मैम, मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। कोरोना शब्द सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? शशि जी, सच पूछे तो कोरोना शब्द सुन के मन विचलित सा हो जाता है, एक अजीब सी घबराहट होने लगती है जी। ये लगता है कि कहीं हम अपने किसी प्रियजन को खो ना बैठे, हमें कुछ इस खतरनाक बीमारी हमें ना हो जाए। तो बहुत अच्छी फीलिंग तो कहीं से भी नहीं आती है कोरोना शब्द सुन के। एक नेगेटिविटी ओवरऑल पूरे माहौल में फैलने लगती है। फिर उस नेगेटिविटी को हम साइड करते, अपने दिमाग से हटाते और सोचते हैं कि नहीं, ये समय जो है कठिन समय है, हम सब मिलजुल कर इसे पार कर ही लेंगे। और एक जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन इसमें हमें सिखाया कोरोना काल में कि हमें जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से जो लॉज एंड रेगुलेशंस वो ला रहे हैं वो हमारे बचाव के लिए ला रहे हैं, उसे हमें मानना चाहिए। और वैक्सीन आने के बाद स्थिति में ज़रूर सुधार आएगा और एक कोरोना नाम की चीज़ हमारे ज़िंदगी से चली जाएगी। जी, तो यही सोच, खासकर बुजुर्गों पे इनका बहुत ही प्रभाव पड़ा है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। बुजुर्गों के हेल्थ पे और जो साइक है दोनों पे ही इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि एक जो बुजुर्गों के लिए होता है हेल्दी लिविंग में थोड़ा सुबह टहलने जाना, एक्सरसाइज करना, अपने लोगों से मिलना, ये सब कहीं ना कहीं बाधित हो गया। तो उनके फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा, प्लस मेंटल हेल्थ पे भी। और उन्हें हमेशा एक मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं वो जल्दी इसकी जकड़ में ना आ जाए और उन्हें कुछ हो नहीं जाए। तो ओवरऑल एक बहुत नेगेटिविटी का माहौल बुजुर्गों के लिए तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये मैं खुद अपने भी कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मैं देख रही हूँ उनको कि किस तरह से वो परेशान हो जाते हैं। कोई भी घर में आता है तो मिलना हम मना करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप मत मिलिए। तो अपने जनों से भी नहीं मिलना वो अपने में एक कष्ट का कारण बन जाता है। जी, एक अजीब सा माहौल बन जाता है। जी, तो बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए ये एक टफ टाइम है जिसे हमें अब निकाल देना है हिम्मत के साथ। जी जी। कुछ नहीं। ऐश्वर्या मैम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। ये कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा ऐसे कौन से कानून हैं जिन्हें परिवर्तित करके उन्हें लाया गया है? जी जी। तो क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं? जी, एक्चुअली ये कोरोना काल में क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि कंट्रोल करना है, इस बीमारी को फैलने से कंट्रोल करना है। और शुरू में तो जैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजंस दिए, उसमें कुछ प्रावधान है। उसमें था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसी कोई डिजीज फैलने वाली है तो उसके रोकथाम के लिए वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। ये जो एक्ट है ये बहुत पुराना एक्ट है, 1897 का एक्ट है। वो सफिशिएंट नहीं था, जिस कारण से फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का ये एक्ट है, इसको फोर्स में लाया गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तीनों को पावर दिया गया है कि कोरोना के रोकथाम के लिए या फिर क्योंकि ये डिजीज हो चुकी है तो इसको फैलने से रोकने के लिए इसमें क्या क्या रेगुलेशंस, रूल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे जो लॉकडाउन हुआ या फिर हमें क्वारंटीन रहना है, नाइट कर्फ्यूज हुए, जो भी था ये सब इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर हुआ। उसके अलावा जैसे ट्रैवलिंग, हमें ट्रैवल नहीं करना था, रेलवे ट्रैवलिंग नहीं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग नहीं करना था, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं करना था। ये सारी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये कवर हुआ। जी जी। मैम, आप हमें बताएं कि कोरोना का बच्चों पर, उनके अभिभावक पर, उनके स्कूल पर और उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ा है? देखिए ओवरऑल बहुत ही, क्योंकि हमारे जो जीवन शैली पहले जो थी कोरोना काल से पहले और अब जो है उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। स्पेसिफिकली बच्चों को अगर हम लें, पहले मैं छोटे बच्चों से शुरू करना चाहूँगी। जब हमारी इच्छा होती थी कि हमारे छोटे बच्चे जो हैं घर में जो भी हैं वो कोई बाहर के लोग आए तो उनसे वो मिले, उनसे वो
बातचीत करें, वो उनके पास जाएं। फिर दूसरा, हमारी इच्छा हमेशा होती थी कि हम बच्चों को बोले जाओ बाहर खेलो, जाके बच्चों से मिलो, घुलो मिलो, ये करो। और अब हम ठीक उसका विपरीत बच्चों को सिखा रहे हैं, नहीं नहीं तुम्हें किसी को नहीं छूना है, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, तुम्हें किसी से बातचीत भी नहीं करनी है, तुम्हें प्यार करने की कोशिश भी कर रहा है तो तुम्हें उससे दूर रहना है। तो बच्चों को बड़े कंफ्यूज से हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है हमें। क्योंकि पहले हम उन्हें उस चीज के लिए प्रोत्साहित करते थे, अब हम उसी चीज पे ब्रेक लगा रहे हैं। फिर हमेशा हम उस टाइम कहते थे कि बच्चों मोबाइल नहीं देखो, टीवी नहीं देखो। अब उनके टाइम पास के लिए हम खुद ही उन्हें मोबाइल दे देते हैं, या टीवी के लिए हम उससे कहते हैं कि भाई जाओ कार्टून देख लो। तो ओवरऑल बच्चों के डेवलपमेंट पे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो है। मैम आप ये हमें बताएं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इससे क्या असर पड़ा है, और कोरोना काल में हमने क्या क्या सीखा है, कोरोना से क्या असर पड़े हैं हम पर। देखिए, मानसिक रूप से बच्चों के लिए मैंने बताया कि क्योंकि दो तरह से हो रहा है, या तो पेरेंट्स उनको ओवर पैम्पर कर दे रहे हैं, पैम्परिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दुलार ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि उन्हें बाकी चीज़ों से हम दूर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे अटेंशन सीकर हो गए हैं, तो उसके कारण वो अपनी डिमांड्स बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ रही हैं, जो कि एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। ठीक है। दूसरी चीज़ हो जा रही है कि बच्चों पे आइज़ पे उनके इफेक्ट पड़ रहा है, चिड़चिड़ाहट उनकी बढ़ रही है क्योंकि उन्हें हम घर से बाहर नहीं निकालने दे रहे हैं, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। बच्चों को हिलना मिलना घुलना अच्छा लगता है, जो हम उन्हें करने नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ाहटपन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बच्चों में देखी जा रही हैं। और आपने बोला कोरोना काल से हमने क्या सीख ली, तो सच पूछिए अगर ऐसे देखा जाए तो कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। पहला चीज़ तो हमारी लाइफ में अनुशासन का क्या महत्व है वो उसने हमें बताया। जी बिल्कुल। दूसरी चीज है कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो बहुत सीमित हैं जी, लेकिन हमने उसे ऐसा बना रखा है कि हम उसी में परेशान रहते हैं हमेशा। जी, जी, तो कोरोना ने हमें यह भी समझा दिया कि आवश्यकताएं जो हैं बहुत सीमित है, उसमें खुश रहना सीखो। तीसरी बात यह है कि जहाँ हम आपाधापी के जीवन शैली थी हमारी, हमें फुर्सत ही नहीं रहती थी कि हम अपने बच्चों को देखें या अपने पेरेंट्स को देखें, फैमिली को टाइम दें। तो वो सारी चीज़ें अभी एक समय ऐसा मिला जब सारे लोग घर में हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हाथ बटा रहे हैं काम करने में। अभी कोई वो डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि मदर को ही ये काम करना है, फादर को नहीं करना है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें, एकजुटता की फीलिंग कोरोना ने हमें दी। चौथी चीज़, हम कहते हैं कि हमारे समाज में लोग खराब हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। कोरोना काल ने हमें ये भी सिखाया कि लोग बढ़ के आगे बढ़ के, जो जिसकी जैसी क्षमता है, लोग दूसरों के लिए मदद करने के लिए कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। जी। और दूसरी चीज़, हमारी जो संस्कृति थी जिसे हम दकियानूसी मानते थे और हम उससे शर्म आती थी हमें बताने में कि हमारे इंडियन कल्चर में ये है वो है, उसका अब देखिए वैज्ञानिक रूप से सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं कि क्यों हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, क्यों लोग गमछे से पुराने समय में मुंह ढक के तो चलते थे। काढ़ा हर घर में पिया जाता था, चाय का कोई प्रचलन नहीं था उस समय, वो एक रूटीन था। हमारे हाथ मुंह धो के ही घर में लोग घुसते थे, जूते चप्पल कभी भी घर के अंदर नहीं जाते थे, ये कोई सोचता ही नहीं था उस समय। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक थी, जिसे हम लोगों ने धर्म के साथ जोड़ा था कि लोग उसका पालन करें। तो ये सारी चीजें हमें कोरोना ने समझाई कि नहीं, ये सारी जो चीजें हमारी थी बहुत अच्छी थी। और आज योग और आयुर्वेदा पूरे दुनिया में मतलब इससे स्वीकारा गया है कि भारत की ये जो दो चीजें हैं, उसके कारण हमारे लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि इस कोरोना काल को हमने हंसते हंसते झेल लिया है। जी, आज घर घर में लोग योग करने लगे हैं, काढ़ा पीने लगे हैं, और जैसे बाहर से आते हैं ना तो हाथ पैर धोते हैं, धो करके ही घर में जाते हैं। तो ये सारी जो हमारी परंपराएं रही है पुरानी, तो उसको लोग फॉलो करने लगे हैं। हम लोग इसको अडाप्ट कर चुके हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल बन चुका है। लाइफस्टाइल हो गया। एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी लोगों में आ गई। जहां हम पहले सोचते थे कि बिना बाजार जाए काम ही नहीं चलने वाला है, कैसे क्या होगा, ऑफिस कैसे जाना है, स्कूल कैसे करना है, सारी चीज़ों को हमने अडेप्ट किया। डिजिटलाइजेशन हुआ और चीज़ें ऑनलाइन, और ये सारी चीज़ें करते हुए भी हमने सब चीज़ों को मतलब जैसा सिचुएशन आया वैसा एक्सेप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब जिंदगियां जो है फिर से ढलने लगी जी। ये इस टाइप से लाइफ जो है वो चलने लगा फिर से, जैसे पुरानी परंपराएं आ गई हमारे लाइफ में फिर से। तो मैम अगला सवाल आपसे है मेरा, ये जो बच्चे हैं
उनका जो विकास है किन किन क्षेत्रों में बाधित हुआ है कोरोना की वजह से? जी, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि एक तो उनका जो शारीरिक जो विकास होता है जी उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एक तो वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं वो घर में ज़्यादा रहना चाहते थे। हम उन्हें फोर्स करते थे कि नहीं आउटडोर गेम्स खेलो, बाहर जाओ, जी। क्रिकेट खेलो, फ्रेंड्स से मिलो, बट उनका इंटरेस्ट रहता था ज़्यादा कि वो वीडियो गेम्स खेले, घर पे लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करें। और जी। कोरोना में तो उनके लिए कंपल्सरी हो गया कि वो ये ऑनलाइन गेम्स ही खेलते हैं ये। और बिकॉज वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उनके लिए बाहर जाना बहुत खतरा है और बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको चांसेस भी ज़्यादा था कि वो अफेक्टेड ज़्यादा होंगे। जी, तो हमने उन्हें घर पे सीमित कर लिया, जिस कारण से उनका जो फिजिकल ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हुआ। फिर उनका मेंटल कंडीशन पे बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो एक तो उनका इंटरेक्शन लोगों से खत्म हो गया, जो बाहर की दुनिया से उनका इंटरेक्शन खत्म हो गया। फिर घर पे भी, क्योंकि जैसे घर पे सब लोग हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलूंगी मैं, डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, लेकिन बच्चे उसका भी बहुत शिकार हुए। फिर जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस जिस फैमिली में है, जिनको थोड़ा सा भी आर्थिक तंगी है, तो वो ये पढ़ाई रुक जाने से, उनकी स्कूलिंग अभी रुक जाने से, तो अभी जैसे ये लॉकडाउन खुला, आपने देखा होगा रोड पे कि बहुत सारे बच्चे सब्जी बेचने लगे हैं, छोटे छोटे ये सारे काम करने लगे हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल उनको रिक्वायरमेंट हो गया। उन्हें पता चला कि ये जो 9 मंथ्स था उसमें पैसे की कमी से उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, तो पेरेंट्स उनको फोर्स लेबर में धकेल रहे हैं। इनफैक्ट चाइल्ड मैरिज का रेट बढ़ गया, गर्ल्स मैरिज का रेट बढ़ गया है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है क्या फायदा पढ़ा लिखा के, ये समय बहुत खराब है, शादी कर दो। तो ये सब लाइक सर्वेज में ये सब पता चला है कि ये सब का रेशियो बहुत बड़ा है। तो बच्चों के मेंटल स्टेटस पे बहुत फर्क पड़ा है, फिजिकल स्टेटस पे पड़ा है, उनके एजुकेशन पे बहुत फर्क पड़ा है। जी जी। तो ये सब से बहुत इम्पैक्ट हुए हैं बच्चे। तो ये किस क्षेत्र में ज्यादा हुआ है, क्या ये आप बता सकती हैं? जैसे गांव क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है? जैसे गांव में ज़्यादा इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका उतना रिसोर्सेज नहीं है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आपके पास लाइक गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास आर्थिक वो इतने मजबूत नहीं होते हैं बहुत लोग, कि उनके पास लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर हो, फोन्स हो, इतने मोबाइल्स अवेलेबल हो, इंटरनेट कनेक्शन हो कि वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट जो हो रहे हैं उसमें वो शामिल हो सके। टीवी पे क्लासेस होते थे, लेकिन बहुत लोगों के घर में टीवी भी नहीं है, जिस कारण से उनकी जो अकेडमिक जो उनका ग्रोथ होना चाहिए वो बहुत सफ़र किए हैं। शहर में कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर कंडीशन है अगर एजुकेशन को लिया जाए, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो भी एजुकेटेड होते हैं, वो भी कोप अप कर लेते हैं बच्चों से, मतलब वो घर पे पढ़ा लिया कर लिया वो है। बट मेरे हिसाब से गाँव में ज़्यादा फर्क पड़ा है पढ़ाई के मामले में अगर मैं देखूँ तो। जी जी। मैम आप बताएं हैं कि जो बच्चों के अभिभावक हैं और उनके स्कूल के अध्यापक, तो इस कोरोना काल में उनका क्या रोल है? देखिए, रोल जो है पेरेंट्स और टीचर्स का शुरू से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है किसी के भी लाइफ में, बट इस कोरोना काल में उनका जो काम है वो ज़्यादा विशेष रूप से पेरेंट्स का पेरेंटिंग जो है दैट इज़ बहुत अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम बच्चों को घर में ही रख रहे हैं, बच्चे किसी से मिलजुल नहीं पा रहे, तो उनके लिए उनके रोल मॉडल जो है वो उनके पेरेंट्स ही हैं और अभी उन्हें कोई और दिख नहीं रहा। तो जैसा पेरेंट्स करेंगे बच्चे ऑटोमेटिकली, ये हमेशा कहा जाता है कि सिखाइए मत, आप करके उदाहरण दीजिए और वो चीज़ को फॉलो करेंगे बच्चे। तो आप जैसा अभी अपने रूटीन को रखोगे उस तरह से बच्चे उसे देखेंगे और उसे सीखेंगे। तो ये कभी बहुत ऐसे देखा जाए तो ये एक बहुत अहम समय था कि आप अपने बच्चों को जिस रूप में देखना चाहते हैं, जिस रूप में उन्हें ढालना चाहते हैं, वैसी जीवन शैली को अपनाना पेरेंट्स को भी चाहिए। जैसे जल्दी सोना, सुबह भी जल्दी उठना, टाइम से योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी हैबिट्स जो ईटिंग हैबिट्स हैं हमारे, वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना, और एक जो लव और अफेक्शन और केयर से जो बच्चों को पालना होता है, इन सब चीज़ों को अभी बहुत ज़रूरत है कि पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। पहले वो कहते थे टाइम नहीं है, और अब टाइम है, तो इन सब चीज़ों पे उन्हें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। और अध्यापकों का इस तरह से रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा अभी, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जा नहीं पा रहे हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो रहा है। तो टीचर्स भी पहले इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, उन्हें भी नहीं आता था कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेना है, कैसे वो हैंडल करेंगे, पर उन लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके चीज़ों को उस तरह से उस प्लेटफॉर्म पे लाए, और ऑनलाइन क्लासेस में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को
बहुत सरल भाषा में सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मतलब बच्चों का एक साल ना बर्बाद हो जी, जी। और बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें, उनमें ये सारी चीज़ें करने के लिए टीचर्स और स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम। और अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगी आपसे कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, और अभी का जो माहौल हो गया, उनके स्कूल छूट गया है, तो वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत रूड हो जाते हैं वो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने वही बताया ना कि अभी जैसे पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल है, जी जी। तो थोड़ा सा समय जैसे स्टोरी टाइम को देना चाहिए बच्चों को, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। अभी ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही जाके आप डांस सीख सकते हो या ड्राइंग सीख सकते हो। अभी तो इतने सारे ऑनलाइन क्लासेस में भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उसमें कुकिंग भी आता है, आपका हॉबी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, चाहे गिटार हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बच्चे को जब तक आप इंगेज नहीं रखोगे क्रिएटिविटी में या उनके पॉजिटिव वे में, तब तक जो जैसे इंटरनेट फैसिलिटी है तो वो दो तरफा है। आप उसे खराब वे में भी यूज़ कर सकते हो और उससे जो बच्चे के साइक पे असर पड़ता है वो बहुत ही खराब है। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो जो फैसिलिटी दे रहे हैं उन लोगों को, इंटरनेट जो बच्चों के लिए अब बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो पेरेंट्स को लगवाना ही पड़ा है भाई, सबके घर में लग गया। तो ये तो पेरेंट का काम है कि देखना कि बच्चा किस चीज़ में अपने टाइम को यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसमें बच्चों को उस तरह के कुछ कुछ क्लासेस में बच्चों को इन्वॉल्व कराना चाहिए उनकी रुचि जहाँ पे उनकी रुचि हो और उनमें उसको एंगेज करना चाहिए। प्लस फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एकदम बाहर ही जाना, घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों का मन तो बहुत कोमल होता है और गलत चीज़ें फिर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, जैसे गेम्स हुई या कुछ गलत हैबिट्स हुई। तो पेरेंट्स को तो उस पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसका कोई और विकल्प है ही नहीं। पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स को ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी स्कूल खुलने के ऑर्डर मिल गए हैं, तो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं तो क्या क्या कौन कौन ऐसी बातें हैं जिनके आदेश दिए गए हैं कि ख्याल रखने का? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? इसी सोमवार से, मतलब कल पहले जो हमारा सोमवार था अभी, उससे ऑर्डर आए हैं कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल आना है जी। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं नियम कि क्या क्या फॉलो करने होंगे स्कूल को। उसमें बेसिकली एक सोशल डिस्टेंसिंग है कि हर बच्चों को 6 फीट की दूरी पे बैठाना है, 50% अटेंडेंस से ज़्यादा बच्चे नहीं आने हैं स्कूल में। फिर उसके बाद आपकी थर्मल चेकिंग होनी ज़रूरी है सारे लोगों की जो भी स्कूल में एंटर कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन मस्ट है सारे चीज़ों का। बच्चों के लिए मास्क कंपल्सरी है। तो ये सारी चीज़ों को, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं उनकी भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन करनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब आपने नियम बना दिए लेकिन उसको स्ट्रांगली फॉलो करवाना अभी इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरली भी सबको मतलब ये होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए कि भाई हम ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो सबसे मतलब अनमोल चीज़ होते हैं हमारी दुनिया के, तो उनके ऊपर कुछ असर ना नेगेटिव ऐसे किसी तरह से। और पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो स्कूल भेजने के लिए। अभी भी पेरेंट्स थोड़े डरे सहमे हैं कि जाने पे क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए स्कूलों के प्रशासन को ये चीज़ बिल्कुल देखना चाहिए कि जो भी नॉर्म्स आए हैं उनको वो सिंसियरली फॉलो करें ताकि बच्चे ठीक और सुरक्षित रहें। ऐश्वर्या मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना की वजह से बच्चों के कौन से वो जो लीगल राइट है जिनका उपयोग वो नहीं कर पाए हैं? जैसे बच्चों का जो मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, जो फंडामेंटल राइट है उनका, ऑल्दो सरकार ने पूरी कोशिश की, स्कूल्स ने पूरी कोशिश किया कि वो बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन का जो उनका अधिकार है वो उसका वो उपयोग कर पाए। लेकिन वही बात है, जैसे जो थोड़े आर्थिक तंगी में जो लोग रह रहे हैं उनके पास ये साधन ही नहीं था कि वो जो उनका बेसिक राइट है बच्चों का, राइट टू एजुकेशन, बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो बच्चों का, तो वो उसको अवेल कर पाए क्योंकि उनके पास साधन की कमी थी। तो ऑल्दो क्लासेस चल रहे हैं, स्कूल्स कंडक्ट करा रहे हैं क्लासेस, टेलीविजन पे क्लासेस चल रहे हैं,
लेकिन ये जो एक बहुत ही बेसिक राइट है बच्चों का, राइट टू एजुकेशन, वो बहुत हैम्पर हुआ है बच्चों का, जिस कारण से उनका फ्यूचर भी जो एक डेवलपमेंट है, मतलब मैं शहरी वही बात है, मैं शहरी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद जैसे मैं ऐसे लेबर का मैंने लेबर के लिए बोला कि उनको फोर्स लेबर में भेजा जा रहा है, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आप कमा के लाओ, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियली ज़रूरी है स्ट्रांग रहना। कोरोना काल में हमने ये भी सबक लिया कि पैसा होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हम लोग सब अफेक्टेड हुए हैं इस चीज़ से। तो बच्चों को फोर्स लेबर में डाला जा रहा है, उनसे श्रम कराया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कानूनन अपराध है जी। उसके बाद जैसे बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, जिस कारण से ये भी हुआ कि उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, उनको माइट में उनको आगे सेक्सुअल एक्टिविटीज में भेजा जाए, उनकी ट्रैफिकिंग हो, तो वो सब उनके अगेंस्ट बहुत सारा उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है ये, क्योंकि वो अनाथ हो गए, उनके जो केयर टेकर्स थे, उनके जो गार्जियन है, उन लोगों के नहीं रहने से बच्चों के डेवलपमेंट पे असर पड़ा, और ये उनके जो बच्चे के जो लीगल राइट्स होते हैं उस पे अफेक्ट पड़ा है। ये सब ध्यान में रखते हुए इनफैक्ट जैसे यहाँ तक की बात है कि जो लड़कियां हैं, चाइल्ड मैरिज बहुत बढ़ गया है, लड़कियों का चाइल्ड मैरिज बहुत बढ़ गया है, टीनेज प्रेगनेंसीज बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है, और क्योंकि उनके पास ये सिचुएशन नहीं था, उतना उनके पास इंतजाम नहीं था, जिस कारण से उनका जो बेसिक लीगल राइट है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है बच्चों के जी। तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे सरकार ने बहुत कोशिश किया कि बच्चों का भी जो डेवलपमेंट है वो चलता रहे, स्कूल्स ने बहुत कोशिश किया, पेरेंट्स लगे रहे करने के, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे बहुत प्रभावित हुए। हाँ, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी। तो हम ये तय कर सकते हैं कि आगे जैसे जो भी बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, या जिनके केयर टेकर्स को प्रॉब्लम हुआ, या जो बच्चे बहुत गरीब हैं, तो उनके लिए सरकार को फिर कुछ ध्यान रखना चाहिए कि अगर वैसे बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन फॉर्म करे, या इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे सारे इंतजाम किया जाए कि वो उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड हो, वो किसी गलत रास्ते पे ना जाए। जी, मैं ये बोलना चाहूँगी। मैम, आप दोनों यहाँ आए कानूनी सलाह में, और आपने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।